Chapter 12 CRPC Section 167 Procedure when investigation cannot be completed in 24 hours। तो क्या है कि अगर अंडर सेक्शन 57 ऑफ CRPC पुलिस ऑफिसर ने किसी अक्यूज्ड को इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेन किया है, अरेस्ट किया है, तो उसको जो है विदिन 24 आवर्स, अगर उस अक्यूज्ड को उन्होंने बिना वारंट के अरेस्ट किया है तो उसको विदिन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ेगा। तो अगर उनको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन वो 24 आवर्स में नहीं कंप्लीट हो सकती है और उनको लगता है कि एक्यूजेशंस जो उसके अगेंस्ट में लगाए गए हैं वो सही है, तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या कोई और पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं लेकिन वो सब इंस्पेक्टर से रैंक के नीचे के नहीं हैं, तो वो एंट्रीज जो डायरी में एंट्रीज किए हैं उस ऑफेंस से रिलेटेड और उस अक्यूज्ड को दोनों को नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लेकर के जाएंगे या भेजेंगे। Subsection 2. The magistrate to whom an accused person is forwarded under this section may, whether he has or he has not jurisdiction, authorize the detention of accused in such custody. तो क्या है कि जिन नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास उस अक्यूज्ड को लेके जाया गया है उनके पास चाहे जुरिस्डिक्शन हो या नहीं हो, लेकिन उस अक्यूज्ड को वो डिटेंशन में भेज सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, लेकिन वो जो है 15 दिन से ज़्यादा की डिटेंशन उसको नहीं दे सकते, 15 दिन से ज़्यादा उसको डिटेन नहीं कर सकते। और इफ़ ही हैज़ नो जुरिस्डिक्शन, अब अगर उनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है लेकिन उनको लगता है कि फ़र्दर डिटेंशन अननेसेसरी है, मतलब फ़र्दर डिटेंशन में उस अक्यूज़ड को नहीं भेजा जाना चाहिए, लेकिन उनके पास जुरिस्डिक्शन भी नहीं है, तब उस केस में क्या होगा कि ही मे ऑर्डर द अक्यूज टू बी फॉरवर्डेड टू मजिस्ट्रेट हैविंग सच जुरिस्डिक्शन। तो वो फिर उस अक्यूज़ड को उन मजिस्ट्रेट के पास जिनके पास जुरिस्डिक्शन है उस ऑफेंस का, उस ऑफेंस पे ट्रायल चलाने का या कॉग्निजेंस लेने का, उस मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे। अब आता है प्रोविज़ो। प्रोविज़ो में द मजिस्ट्रेट में ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन अदरवाइज देन इन कस्टडी ऑफ पुलिस बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 days इफ़ ही इज सेटिस्फाइड दैट एडिकेट ग्राउंड्स एग्जिस्ट फॉर डूइंग सो। तो वो जो है अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसकी डिटेंशन जो है 15 दिन से ज़्यादा की भी की जानी चाहिए, तो वो जो है उसको 15 दिन से ज़्यादा की भी डिटेंशन में भेज सकते हैं। बट नो मजिस्ट्रेट शैल अथराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन इन कस्टडी अंडर दिस पैराग्राफ फॉर अ टोटल पीरियड एक्सीडिंग 90 days where investigation relates to an offense punishable with death, imprisonment for life, imprisonment for a term not exceeding 10 years। तो अगर उनको लगता है कि उस अक्यूज ने जो ऑफेंस कमिट किया है वो ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है उसकी पनिशमेंट, या इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस दैन 10 years, मतलब कि उसकी 10 साल की सज़ा है या उससे ज़्यादा की सज़ा है, तो उसको 90 डेज़ के लिए डिटेन किया जा सकता है। लेकिन अगर सब क्लॉज 2 में आ जाता है कि अगर उसने जो ऑफेंस कमिट किया है उसकी पनिशमेंट इस ऊपर सब क्लॉज 1 में जो है उसके और कुछ है, मतलब कि 10 साल से कम की सज़ा का ऑफेंस उसने कमिट किया है, तो उसको 60 डेज़ के लिए डिटेंशन में भेजा जा सकता है। अब आता है ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड 90 days और 60 days accused person shall be released on bail if he is prepared to and does furnish bail। तो अगर वो अक्यूज़ जो है बेल के लिए अप्लाई करता है ऑन द एक्सपायरी ऑफ 90 days और 60 days, मतलब 90 days और 60 days में इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट होती है और चार्जशीट नहीं फाइल की जाती है, तो अक्यूज़ड जो है बेल के लिए अप्लाई कर सकता है और उसको बेल मिल जाएगी। अगर वो 60 days और 90 days क्रॉस हो जाता है और चार्जशीट नहीं सबमिट की जाती तो वो बेल के लिए अप्लाई करेगा और बेल मिल जाएगी। Every person released on bail under this subsection shall be deemed to be so released under the provisions of chapter 33 of the purpose of that chapter। तो बोल रहे हैं कि जो भी पर्सन बेल पे रिलीज़ किया जाएगा वो अंडर चैप्टर 33 में जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को फॉलो करके बेल पे रिलीज़ किया जाएगा। अब आता है एक केस है अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें बोले हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स है अंडर सेक्शन 41 ऑफ CRPC में
कि कब पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। तो वो जो रिक्वायरमेंट्स उसमें दी गई हैं वो अगर फुलफ़िल नहीं होती है तो कोई मजिस्ट्रेट जो है, जब मजिस्ट्रेट के पास उस अक्यूज़ को ले जाया गया और वो मजिस्ट्रेट को ने देखा कि वो 41 ऑफ सीआरपीसी में जो रिक्वायरमेंट्स, जो कंडीशंस है, जो प्रोविजंस है, उनका वायलेशन हुआ है, तो उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट उस अक्यूज़ को रिलीज़ कर देंगे एंड वो उसको फर्दर डिटेंशन के लिए नहीं भेजेंगे। ही विल नॉट ऑथराइज हिज फर्दर डिटेंशन। अब नेक्स्ट एक केस है सुरेश कुमार भीकमचंद जैन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसमें है कि नेचर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मजिस्ट्रेट ऑब्लिक कोर्ट कंसर्न टू रिलीज अक्यूज्ड ऑन बेल ऑन नॉन फाइलिंग ऑफ चार्जशीट विद इन पीरियड स्टिपुलेटेड देयर इज़ मैंडेटरी। तो बोल रहे हैं इसमें कि अगर कोई अक्यूज डिटेन किया गया है और उसका जो डिटेंशन पीरियड है उसके अंदर जो है स्टिपुलेटेड पीरियड जो टाइम है उसके अंदर 90 डेज़ और 60 डेज़ उसके अंदर अगर चार्जशीट नहीं फाइल की गई है तो उस अक्यूज़ड को बेल पे रिलीज़ कर दिया जाएगा और ये मैंडेटरी होगा। इन सच अ केस एनी डिटेंशन बियॉन्ड स्टिपुलेटेड पीरियड वुड बी इलीगल। अगर उसके बाहर अगर 90 डेज़ और 60 डेज़ क्रॉस हो गया और चार्जशीट नहीं फाइल हुई और उसके बाद भी अक्यूज़ड को डिटेन किया गया है तो ये इलीगल होगा। अब नेक्स्ट है एक केस है हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इसमें बोला गया है कि व्हेन एन अंडर ट्रायल हु हैज़ बीन इन डिटेंशन फॉर 90 डेज और 60 डेज एज द केस में बी इज़ प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट held he is bound to inform the accused that he is entitled to bail as provided by proviso A to section 167(2). द स्टेट इज़ बाउंड टू ओके। तो जब भी कोई अक्यूज़ जो है मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट को ये बताना होगा, इस बात को इन्फॉर्म करना होगा उस अक्यूज़ को कि वो जो है बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर है कि द स्टेट इज़ बाउंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू इनेबल द अक्यूज टू एक्सरसाइज दैट राइट एंड द मजिस्ट्रेट मस्ट इंश्योर दैट ही इज़ सो प्रोवाइडेड दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। तो ये स्टेट जो है उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगी टू एक्सरसाइज दैट राइट। मींस वो बेल के लिए अप्लाई करने के लिए अगर उसके पास एडवोकेट नहीं या वो एडवोकेट नहीं कर सकता है, उसके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कुछ ऐसी, तो उसको जो है स्टेट प्रोवाइड करेगी, स्टेट की तरफ से उसको लीगल एड, फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा। और इस बात को मजिस्ट्रेट इंश्योर करेंगे कि उसको जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो उसको मिला है राइट वो उसको एक्सरसाइज हो रही है कि नहीं, इस बात को मजिस्ट्रेट इंश्योर करेंगे। अब आता है नेक्स्ट फाइलिंग चार्जशीट बिफोर बेल इज़ ग्रांटेड। ये एक केस था हीरामन वर्सेस स्टेट। उसमें क्या था, even if it is found that no charge sheet was submitted within 90 days or 60 days as the case may be, but charge sheet was submitted before the accused applied for bail, it would not be open to the accused to claim that he is entitled to bail as of right by invoking section 167(2)(a) of the code, because as soon as the charge sheet was submitted the period of remand pending investigation came to an end and provisions of section 167(2)(a) would cease to apply। तो इसमें है कि जब कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है और 90 डेज़ और 60 डेज़ क्रॉस कर गया लेकिन अक्यूज़ ने बेल के लिए अप्लाई नहीं किया, लेकिन जब उसने बेल के लिए अप्लाई किया उसके पहले ही उन्होंने चार्जशीट सबमिट कर दी, तो उसको जो है इसमें अंडर सेक्शन 167(2)(a) में बेल नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके अप्लाई करने के पहले ही चार्जशीट उन्होंने सबमिट कर दी, भले ही वो 90 डेज़ और 60 डेज़ क्रॉस करने के बाद की, लेकिन बेल अप्लाई करने अक्यूज़ड के बेल अप्लाई करने से पहले ही सबमिट कर दी। तो यहाँ पे ये है कि भले ही वो 90 डेज़ और 60 डेज़ क्रॉस हो जाता है तो अपने आप बेल नहीं मिलेगी, उसके लिए अक्यूज़ड को अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर अक्यूज़ड अप्लाई करने में लेट करता है, उसके पहले ही चार्जशीट सबमिट कर दी जाती है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो उसकी जो राइट है अंडर सेक्शन 167(2)(a) बेल इन डिफ़ॉल्ट वो ख़त्म हो जाएगी। फिर उसको अंडर चैप्टर 33 में बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब आता है क्लॉज बी में। इसमें है कि प्रोवाइडेड दैट
यहाँ से जब भी कोई स्टार्ट होगा तो यहाँ से लेकर के और फिर जितने क्लॉज रहेंगे उनको फिर ऐड करके पढ़ा जाता है। तो प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट ऐसे करके, तो प्रोवाइडेड दैट, अब सब क्लॉज बी में चलेंगे। प्रोवाइडेड दैट no magistrate shall authorize detention of the accused in custody of the police under this section unless the accused is produced before him in person for the first time and subsequently every time till the accused remains in custody of the police. But the magistrate may extend further detention in judicial custody on production of the accused either in person or through the medium of electronic video linkage. तो बोल रहे हैं कि जब कभी कोई अक्यूज्ड मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा पर्सनली ऐसे, तो उसको जो है पुलिस कस्टडी में नहीं ऑथराइज करेंगे वो, लेकिन उसको जो है जुडिशियल कस्टडी में ऑथराइज कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं अगर वो अक्यूज चाहे पर्सनली अपीयर हुआ हो, मतलब उसको अपीयर कराया गया हो, लाया गया हो, या इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के द्वारा भी अगर वो अपीयर कराया जाता है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, तो भी उसको जुडिशियल कस्टडी में ऑथराइज कर सकते हैं, फर्दर डिटेंशन में उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज सकते हैं। अब आता है क्लॉज सी, इसमें फिर वही प्रोवाइडेड दैट नो मजिस्ट्रेट of the second class not specially empowered in this behalf by the high court shall authorize detention in the custody of police. तो बोल रहे हैं कि कोई भी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास जिनको हाई कोर्ट ने एम्पावर्ड नहीं किया है, जिनको राइट नहीं दिए हैं, ऑथराइज नहीं किया है, वो किसी अक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेंगे। अब आता है एक्सप्लेनेशन 1। फॉर द एविडेंस ऑफ डाउट्स it is hereby declared that notwithstanding the expiry of the period specified in paragraph A, the accused shall be detained in custody so long as he does not furnish bail. तो हमने अभी केस लॉ में पढ़ा ऊपर कि जब कोई अक्यूज्ड भले ही वो उसका डिटेंशन का पीरियड एक्सपायर हो जाता है 90 डेज 60 डेज वॉट एवर मे बी द केस, वो एक्सपायर कर जाता है, लेकिन वो उसको बेल ऑटोमेटिक नहीं मिलेगी, उसके लिए उसको बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वंस ही विल फर्निश द बेल देन ही विल गेट बेल, तो उसको बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अपने से नहीं मिलेगी। अब आता है एक्सप्लेनेशन 2। If any question arises whether an accused person was produced before the magistrate as required under clause B, the production of accused person may be proved by his signature on the order authorizing detention। तो जब भी कोई क्वेश्चन रेज किया जाएगा कि वो अक्यूज जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया था कि नहीं किया गया था, तो इस बात को उसके सिग्नेचर से प्रूव किया जाएगा, क्योंकि जब वो जहाँ जाएगा वहाँ पे प्रोड्यूस होगा किया जाएगा तो वहाँ पे वो साइन करेगा, तो उसके सिग्नेचर से इस बात को प्रूव किया जाएगा। और बाय द ऑर्डर सर्टिफाइड बाय मजिस्ट्रेट एज टू प्रोडक्शन ऑफ द अक्यूज पर्सन थ्रू द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज एज द केस में भी, या फिर मजिस्ट्रेट के सर्टिफाइड ऑर्डर से इस बात को प्रूव किया जाएगा कि जब वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के द्वारा वो प्रोड्यूस किया गया था, तो उस वहाँ पे जो है मजिस्ट्रेट के सर्टिफाइड ऑर्डर से इस बात को प्रूव किया जाएगा। अब आता है प्रोविजो। provided further that in case of woman under 18 years of age, the detention shall be authorized to be in the custody of remand home or recognized social institution। तो अगर कोई वुमन है जो अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स है, तो उसको जो है रिमांड होम में भेजा जाएगा या फिर रिकॉग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन में उनको भेजा जाएगा। अब आता है सबसेक्शन 2A। इसमें है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन, इफ ही इज़ नॉट the rank he is not below the rank of a sub inspector, may where judicial magistrate is not available transmit to the nearest executive magistrate on whom the power of judicial magistrate or metropolitan magistrate have been conferred a copy of entry in the diary hereinafter prescribed relating to the case, and shall at the time forward the accused to such magistrate सच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो क्या है कि अगर भले ही सबसेक्शन 1 और 2 में मेंशन है वो बातें, लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर या कोई ऑफिसर जो पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या कोई और पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो सब इंस्पेक्टर से रैंक के नीचे के नहीं हैं,
तो उनको जब वो लेके जाते हैं अक्यूज़्ड को, लेकिन वहाँ पे कोई नियरेस्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में वो वहाँ पे कोई जो नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे जिनको जुडिशल मजिस्ट्रेट की पावर दी गई है, उन जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास वो जो एंट्री है, डायरी में एंट्री किए हैं उसको और अक्यूज़्ड को, दोनों को उन नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जिनको जुडिशल मजिस्ट्रेट की पावर दी गई है उनके पास दोनों को प्रोड्यूस करेंगे। And thereupon such executive magistrate, for reasons to be recorded in writing, authorize the detention of accused person in such custody as he may think fit for a term not exceeding 7 days in the aggregate। तो और फिर जब उनके पास अक्यूज़ड को और उस एंट्री को जो है प्रोड्यूस किया जाएगा उन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, तो वो इस बात को रिकॉर्ड करेंगे, अपने रीज़न को रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद उस अक्यूज़ड को डिटेंशन में भेज देंगे। अगर उनको लगता है कि फ़र्दर डिटेंशन इज़ नेसेसरी तो उस अक्यूज़ड को डिटेंशन में भेजेंगे और अपने रीज़न भी रिकॉर्ड करेंगे राइटिंग में। लेकिन जब वो डिटेंशन में भेजेंगे तो वो 7 डेज़ से ज़्यादा के लिए डिटेंशन में नहीं भेज सकते। जब हम लोग जुडिशल मजिस्ट्रेट की बात कर रहे थे तो वहाँ पे था कि जुडिशल मजिस्ट्रेट 15 डेज़ के लिए, 15 दिन के लिए डिटेंशन में भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है तो ये सिर्फ 7 डेज़ के लिए, मैक्सिमम 7 डेज़ के लिए भेज सकते हैं और उससे कम का जितना वो चाहे 2, 3, 4, 5 जितने दिन का उनको ठीक लगे भेज सकते हैं, बट मैक्सिमम 7 डेज़। अब आता है ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ डिटेंशन सो अथराइज्ड the accused person shall be released on bail except where an order for further detention of the accused person has been made by a magistrate competent to make such order। तो क्या है कि उस डिटेंशन का जो पीरियड है जितने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने अथराइज़ किया है, अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद वो अक्यूज़ जो है रिलीज़ कर दिया जाएगा बेल पे। लेकिन अगर कोई मजिस्ट्रेट हु इज़ कॉम्पिटेंट टू मेक फर्दर डिटेंशन, मतलब कि वहाँ से फिर अगर उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाता है और वो उनको फर्दर डिटेंशन में भेजते हैं, फर्दर डिटेंशन कर दी जाती है तो फिर उनको फर्दर डिटेंशन में भेज दिया जाएगा। अदरवाइज़ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने जितने दिन के लिए डिटेन किया उसको, उसके बाद पीरियड एक्सपायर होता है तो उस अक्यूज़ड को जो है बेल पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। अगर फर्दर डिटेंशन किसी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट ने किया तो फर्दर डिटेंशन में फिर भेज दिया जाएगा, नहीं तो रिलीज़ कर दिया जाएगा। और फिर आगे है वेयर नो ऑर्डर फॉर सच फर्दर डिटेंशन इज मेड द पीरियड ड्यूरिंग विच द अक्यूज्ड पर्सन वॉज डिटेन इन कस्टडी अंडर द ऑर्डर्स मेड बाई an executive magistrate under this subsection shall be taken into account in computing the specified period in paragraph A of the proviso to subsection 2। तो इसमें है कि अगर फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर नहीं दिया जाता है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने जितने दिन के लिए उनको डिटेंशन में भेजा गया है वो पैराग्राफ ए ऑफ प्रोविजो टू सबसेक्शन 2 में जो है उसमें उसको काउंट कर लिया जाएगा। अब है प्रोविजो प्रोवाइडेड दैट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड एफोरसेट द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट द रिकॉर्ड्स ऑफ द केस टुगेदर विद अ कॉपी ऑफ the entries in the diary relating to the case which was transmitted to him by the officer in charge of police station or the police officer making the investigation as the case may be। तो बोल रहे कि जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने उनको जितने दिन के लिए डिटेन किया, चाहे 2 दिन 5 दिन मैक्सिमम 7 दिन जितने के लिए डिटेन किया, जब वो पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, वो एक्सपायर होने का टाइम आ जाएगा, उस पीरियड के एक्सपायर होने से पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे उनके पास उस अक्यूज्ड को और वो एंट्रीज़, जो डायरी जो भी पुलिस ऑफिसर ने उन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सबमिट किया है, वो सभी एंट्रीज़, डायरीज़ और रिकॉर्ड्स और उस अक्यूज्ड को वो नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र कर देंगे उस पीरियड के एक्सपायर होने से पहले। तो जो भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने उनको सबमिट किया था विच वाज ट्रांसमिटेड टू हिम बाय द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन एज द केस में भी, उन सभी चीज़ों को, रिकॉर्ड्स को और अक्यूज्ड को नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास उस पीरियड के एक्सपायर होने से पहले वहाँ पे उनको भेज देंगे। अब आता है सबसेक्शन 3। A magistrate authorizing under this section detention in custody of police shall record his reasons for so doing। तो इसमें है कि मजिस्ट्रेट जब डिटेंशन अथराइज़ करेंगे तो उसमें फिर वो अपना रीज़न भी रिकॉर्ड करेंगे कि क्यों वो डिटेंशन अथराइज़ कर रहे हैं। अब आता है सबसेक्शन 4।
any magistrate other than the chief judicial magistrate making such order shall forward a copy of his order with his reasons for making it to the chief judicial magistrate। तो इसमें है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट जो ऑर्डर दे रहे हैं, मेकिंग सच ऑर्डर, तो वो जो ऑर्डर दे रहे हैं वो अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है, कोई और मजिस्ट्रेट है, तो वो उसकी ऑर्डर की कॉपी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे। अगर सीजीएम है तब तो कोई बात ही नहीं, अगर कोई और मजिस्ट्रेट है तो जो भी ऑर्डर उसमें इशू कर रहे हैं उसकी एक कॉपी सीजीएम के पास भेज देंगे। अब आता है सबसेक्शन 5, इफ़ इन एनी केस triable by magistrate as a summon case, the investigation is not concluded within period of 6 months from the date on which the accused was arrested, the magistrate shall make an order stopping further investigation into the offence, unless the officer making the investigation satisfied the magistrate that for special reasons and in the interest of justice the continuation of the investigation beyond the period of 6 months is necessary। तो अगर कोई ऑफेंस है जो सम्मन केस का ऑफेंस है और इसकी इन्वेस्टिगेशन 6 महीने के अंदर कंक्लूड नहीं की गई और 6 महीने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो मजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर उसमें करेंगे कि वो इन्वेस्टिगेशन स्टॉप कर देनी चाहिए। लेकिन अगर जो ऑफिसर है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई कर देते हैं कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और फॉर सम पर्टिकुलर रीजंस, स्पेशल रीजंस, ये इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू होनी चाहिए 6 महीने के बाद भी, तो वो इन्वेस्टिगेशन 6 महीने के बाद भी चलती रहेगी। अदरवाइज मजिस्ट्रेट जो है 6 महीने के बाद उस इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर सकते हैं। अब आता है सबसेक्शन 6, इसमें है कि वेयर एनी ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस हैज़ बीन मेड अंडर सबसेक्शन 5, द सेशंस judge may, if he is satisfied on an application made to him or otherwise that further investigation into the offence ought to be made, vacate the order made under subsection 5 and direct further investigation to be made into the offence subject to such directions with regard to bail and other matters as he may specify। तो इसमें बोल रहे हैं कि अगर मजिस्ट्रेट ने अंडर सबसेक्शन 5 कोई इन्वेस्टिगेशन सम्मन केस का है उसको स्टॉप कर दिया है, आफ्टर 6 मंथ्स इन्वेस्टिगेशन चली रही थी और मजिस्ट्रेट ने उसको बंद कर दिया, तो अगर वो उसमें एप्लीकेशन दी जाती है सेशन जज के पास कि वो जो है 6 महीने के बाद भी उसमें इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू होनी चाहिए और मजिस्ट्रेट उससे सेटिस्फाई होते हैं, तो सेशन जज उससे सेटिस्फाई होते हैं, तो वो जो है जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है जिसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप किया है, सेशन जज उस ऑर्डर को वैकेट कर सकते हैं और ही में डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकते हैं और वो इन्वेस्टिगेशन फिर से चलेगी। अब है एक केस है चंदायम मक्की वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें सेक्शन 167 इज़ द सोल रिपोजिटरी ऑफ पावर ऑफ रिमांड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो बोल रहे हैं कि जो 167 है वो रिमांड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जो पावर ऑफ रिमांड है पावर ऑफ रिमांड जो है वो 167 उसका संग्रह है, मतलब इसी में सारा पावर है। एंड जब भी रिमांड पे भेजा जाएगा तो वो 167 में ही एक्सरसाइज की जाएगी पावर। एंड नो मजिस्ट्रेट कैन ट्रैवल आउटसाइड द सेक्शन टू एक्सरसाइज दिस पावर, और मजिस्ट्रेट इसके बाहर कोई भी पावर यूज़ नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे रिमांड पे किसी को भेजने के लिए। ये है चंदायम मक्की वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।